हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूक्लियस ट्यूटोरियल। मेरा नाम बिट्टू कुमार है। इस चैनल पे मैं बहुत नया हूँ यूट्यूब पे। ये मेरा पहला वीडियो भी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्लास 9 और क्लास 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है उसको आप उतना ही प्यार देंगे जितना बाकी टीचर्स के चैनल्स को मिला है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ दिल से पढ़ाऊँ और जो भी मैं डिलीवर करूँ वो आप तक बहुत ही अच्छे से पहुँचे और आप समझ पाएँ, दिल से पढ़ पाएँ। और क्योंकि आज ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं 10th क्लास का फर्स्ट वीडियो फर्स्ट 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। दो पार्ट में कैसे बांटा गया है? तो एक ऑप्टिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक पार्ट होता है ऑप्टिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ऑप्टिक्स जो है इसके अंदर अभी फिलहाल ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। फिलहाल हमें क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। ये रे ऑप्टिक्स के दो चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है। पहला चैप्टर जो है वो होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमन आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इलेक्ट्रिसिटी, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को आगे जाकर के बहुत तंग करने वाला है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ाऊं वो ज्यादा से ज्यादा बोर्ड में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे पूछा भी जाएगा। मैं यही कोशिश करता हूं कि जो पहले क्वेश्चन करवाया गया हो या फिर जिस तरह से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रही उसी तरह से मैं उसको डील करूं और जितना डिटेल हम लोग पढ़ सकते हैं। वैसे सारे चैप्टर्स को हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन खास करके मेरा जो फोकस होता है इलेक्ट्रिसिटी में रहता है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट उसी चैप्टर से होता है। तो जितना डिटेल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, बहुत टाइम लेकर के पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही दिल से, बहुत ही मन से पढ़ेंगे हम लोग उसको। और दूसरा जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसे बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या है? क्लास 9 में हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, जिसमें से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो था वो लाइट ही था। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of visualization। हम किसी भी चीज को अगर देख पाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, ये दीवार को देख पा रहे हैं, किसी इंसान को देख पा रहे हैं, आप अपनी कॉपीज देख पा रहे हैं, तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। अगर लाइट, इस रूम में अगर लाइट नहीं होता, अंधेरा होता, बिल्कुल लाइट नहीं होता, तो क्या आप मुझे विजुअलाइज कर पाते? क्या मैं आपको दिखता? बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट नहीं। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट से ही देख पाते हैं। जब हम अपने रेफ्रिजरेटर का डोर खोलते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं हम लोग कि वहां पे लाइट प्रेजेंट है। अगर वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं होता तो शायद रेफ्रिजरेटर में रखी हुई सारी चीजें जो है वो नहीं दिखती। तो क्यों नहीं दिख रही है वो? क्योंकि वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं है। तो लाइट जो है हम अपने आसपास की रखी, अपने आसपास में जितनी भी चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वो क्यों विजुअलाइज कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लाइट है। और ये चैप्टर हम लोग आज लाइट के ही बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा, हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो चैप्टर का नाम है। और उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कि रिफ्लेक्ट, अब ये इसके दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे ताकि हम लोग लाइट के बिहेवियर के बारे में समझ पाए। जब हम लाइट के बिहेवियर के बारे में समझेंगे बहुत अच्छे से, तो रिफ्रैक्शन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे।
और क्योंकि पूरे चैप्टर से 70% जो सिलेबस कवर होता है वो रिफ्रैक्शन से होता है, और सीबीएसई जो सवाल को पूछती है, ज्यादा जो सवाल जो ज्यादा मार्क्स का जो सवाल कंटेन करती है वो रिफ्रैक्शन से करती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन को इतने ऐसे से समझें कि रिफ्लेक्शन पढ़ते टाइम पे हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में आज तक, जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग सब सारे क्वेश्चंस को इस चैनल पे डील करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन जो है क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ light rays from the smooth and polished surface is called reflection of light। हम लोग इसको समझें तो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हम लोगों ने बताया था कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मेरी फेस आपसे बैकवर्ड है, या फिर मैं दाएं मुड़ करके बात कर रहा हूँ, बाएं मुड़ करके बात कर रहा हूँ, अपना सर ऊपर करके बात कर रहा हूँ, फिर भी आप तक जो आवाज पहुंचती। क्यों? अगर मैं ऊपर करके बात कर रहा हूँ तो लाइट साउंड जो है ऊपर टकराती है और वो आप टकरा करके नीचे आप तक पहुंचती है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। एक अगर बॉल ले और बॉल को अगर दीवार पे हम लोग मारे तो बॉल टकरा करके हम तक पहुंचती है। इसी तरह से लाइट जो है एक स्मूथ पॉलिश सरफेस से जब टकराती है तो टकराने के बाद फिर वो बाउंस बैक कर जाती है। एक अगर हम ये बात माने कि अगर ये एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, तो लाइट रेज जो है ये यहां से टकराने के बाद फिर इसी डायरेक्शन में क्या होती है, ये मुड़ जाती है। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। स्मूथ सरफेस, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, जैसे क्या होता है स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस? जैसे कि अगर बात करें तो जो हमारे घर पे जो मिरर होता है वो स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है, ये जो बोर्ड है वो स्मूथ पॉलिश सरफेस है, हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन जो होता है जब वो मोबाइल ऑफ हो तब उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस होता है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस के एग्जांपल है। ये दीवार जो है वो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस में नहीं आएगा, हमारा स्किन नहीं आएगा, मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस के एग्जांपल नहीं होता। तो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्शन जो है स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस से ही क्यों बोला गया? बाकी सारी चीजों से भी रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो है स्मूथ एंड पॉलिश से रिफ्लेक्शन जो है बहुत अच्छे से होता है, और जो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस नहीं होता, जैसे ये दीवार है, मेरे कपड़े हैं, मेरी स्किन है, मेरे बाल हैं, या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा हो, वो सारी जो चीजें होती है उससे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों ने स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस का जिक्र किया है। इट इज ए यूनिक प्रॉपर्टी बाय विच वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। खास करके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात की गई है यहाँ पे। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग, ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी जिससे हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखने की बहुत ही आसान तरीका है। लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखने का बहुत आसान तरीका है, किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये सपोज ये सन है और अगर यहाँ पे एक कोई इंसान खड़ा है तो इसको देखने के लिए कुछ नहीं, इसका जो लाइट है, इसकी जो लाइट है सीधे हमारे आंखों पे पहुंचती है एंड वी आर एबल टू सी द सन। लेकिन अगर कोई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो अगर यहाँ पे एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर सन यहाँ पे है तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखना तो बहुत आसान है कि अगर लाइट उसमें पड़ रही है तो लाइट जो है सीधा हमारे आंखों पे पहुंचती है एंड वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होता है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट सबसे पहले उस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है एंड देन रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे पहुंचती है, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे पहुंचती है तो जो है हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब जब रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में पढ़ा था कि कुछ लॉज वो फॉलो करता है। जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कुछ लॉज फॉलो करते हैं, इसी तरह से ये लाइट में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग एक पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या फिर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि एक मिरर रखा हुआ। जब एक लाइट रेज इस पे फॉल करती है तो वो टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाती है, जैसा हम लोग को पता है कि ये टकराया और ये बाउंस बैक कर गया।
इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जब ये लाइट फिनोमेना होता है, तो ये जो लाइट है, इस लाइट को, इस रेस को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, क्यों? आती हुई लाइट को इस इंसिडेंट रे बोला जाता है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो इस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किसी न किसी एक पॉइंट पे तो लाइट टकराएगा, और इस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे जो है हम लोग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो जिस पॉइंट पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, अगर हम लोग उसमें एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बनाएं, विच इज कॉल्ड नॉर्मल, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो इसको हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, तो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एक एंगल बनाता है, जिसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। और रिफ्लेक्टेड रेस के साथ ये नॉर्मल है एक एंगल बनाती है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आती हुई जब सोर्स से लाइट आती है, जब सोर्स से जब किसी लाइट जो किसी मिरर पे या फिर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है, ये जो रे होता है इसको हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। और टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। जिस पॉइंट पे लाइट जो है स्ट्राइक करता है सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब ये उस पॉइंट पे हम लोग एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं खुद से, वो लाइन हमें दिखता नहीं लेकिन वो हम लोग खुद से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है उसके साथ इंसिडेंट रे है एक एंगल बनाता है, जिसको कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ वही नॉर्मल एक एंगल बनाता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज क्या है? दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I equals to angle of reflection R. It means अगर हम लोग बात करें एंगल I जो होता है वो एंगल R के बराबर होता है, और ये सभी सरफेसेस में होता है। जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे उसका शेप कैसा हो, उसका नेचर कैसा हो, वो रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो, किसी भी सरफेस हो, हर जगह पे ये जो लॉ है वो काम करेगा ही करेगा। दूसरा जो है वो उसको हम लोग खुद ही ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल जो हम लोगों ने खुद ड्रॉ किया, वो तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, विच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यही जो है हम लोग को सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same point, which is called point of रिफ्लेक्शन। दोनों लॉस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर यहां पे आए तो अगर हम अलग अलग डायग्राम बनाए, मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर ये एक सरफेस है, इस पे जो है एक लाइट है जो इस नॉर्मल के साथ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो लाइट है जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो अभी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर ये एंगल बढ़ करके 70 हो गया, अगर ये 70 हो गया तो जाहिर सी बात ये भी एंगल क्या होगा? 70 होगा। इसके बारे में इस तरह से जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। किसी किसी पॉइंट पे अगर ये मानते हैं हम लोग कि लाइट जो है परपेंडिकुलर कहीं पे जो है फॉल कर रही है,
जब कहीं पे लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती है तो एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम ये बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइट फॉल करती है परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस पे, अगर एक मिरर रखा हुआ और एक मिरर पे जो है लाइट अगर इस तरह करके फॉल कर गई, तो लाइट जो है अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ये दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ जिसको पहला जो लॉ है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से बोला जाता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब दूसरा जो है वो क्या बताता है, ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same point which is called point of reflection।